हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज लेकर आ गए हैं हम क्लास 8th के लिए वीडियो। तो क्लास 8th की बुक है हिंदी की मल्हार और इसका हम कर रहे हैं 7th चैप्टर। 7th चैप्टर कहाँ है? एक कविता है महादेवी वर्मा द्वारा लिखित मत बांधो। तो ये तो मैंने आपको समझा दी, साथ ही साथ एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करा दिए। अब बात आ जाती है कि भाई इनमें एमसीक्यूज भी, वो भी मैंने आपको करा दिए। तो अब क्या, अब हम करा रहे हैं इनका वन शॉट रिवीजन। वन शॉट रिवीजन जो कि आपके टेस्ट या एग्जाम्स के दौरान आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं ये एक पैटर्न में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर एनसीईआरटी देखते हैं, फिर एमसीक्यूज देखते हैं, फिर वन शॉट देखते हैं। तो ध्यान रखिए कि अगर कोई भी चैप्टर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो कोशिश करो कि उसे आप डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा करो, क्योंकि एक बार जब हम पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं तो फिर क्वेश्चन कहीं से भी बन कर आए हम बहुत आसानी से उनके उत्तर दे पाते हैं। अगर हमने चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ा तो आते हुए क्वेश्चंस में भी हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमेशा डिटेल एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, देन एनसीईआरटी, देन एमसीक्यूज, देन वन शॉट रिवीजन। वन शॉट रिवीजन आपके टेस्ट या एग्जाम के दौरान जब हम पूरा चैप्टर समझ चुके हैं तो ये सिर्फ रिवीजन के लिए होता है। ठीक, चलिए देखिए क्या है यहाँ पर। चैप्टर नंबर 7 है हमारा मत बांधो, इसका हम कर रहे हैं वन शॉट रिवीजन। चलिए, तो कवियत्री हम बता चुके हैं आपको कि महादेवी वर्मा जी हैं, ठीक है। उनकी पिक्चर आपको दी गई है। चलिए देखिए क्या है। महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवियत्री थी। उनका जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया। जब यानी कि छोटी थी वो तभी, यानी कि उनके 5th क्लास का एडमिशन जो है क्रॉसवेल्थ कॉलेज में हुआ था। वहाँ पर इनके साथ जो है सुभद्रा कुमारी चौहान इनसे सीनियर थी 2 साल। तो उनसे उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा और तब से इन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है। उन्होंने बच्चों के लिए कई सुंदर कविताएं लिखी, जैसे कि 12मासा, आज खरीदेंगे हम ज्वाला और अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, ठीक है। उन्होंने गद्य में भी रचनाएं लिखी। गद्य मतलब जैसे कहानियां होती हैं उसमें, जैसे मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। उनके कविता संग्रह हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और दीपशिखा बहुत प्रसिद्ध हुए। तो ये इनकी कविताओं के संग्रह। कविता संग्रह का मतलब आप समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक कविता लिखी, अब एक कविता के लिए एक बुक तो छपेगी नहीं, तो कम से कम उन्होंने 400-500 कविताएं लिखी, उसे एक कविता एक बुक बनाई गई और उस बुक का नाम क्या रख दिया गया? दीपशिखा रख दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी एक बुक में बहुत सारी कविताएं होती हैं। उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। महादेवी वर्मा एक कुशल चित्रकार भी थी और उनका निधन 1987 यानी कि 1987 में हुआ। तो वो एक राइटर भी थी, पोएट भी थी, प्लस पेंटर भी थी, यानी कि वो बहुत अच्छी पेंटिंग भी करती थी, आर्टिस्ट थी वो, ठीक है। चलिए, अब हमने कविता पढ़ ली, कविता का सार समझिए क्या है, ठीक है। कविता मैं डिटेल में आपको समझा चुकी हूँ, अब आपको सार समझा रही हूँ मैं। इस कविता में कवयित्री कहती है कि हमें सपनों को रोकना या बांधना नहीं चाहिए। मतलब लिमिटेशन में सपने नहीं देखने हैं। जितना बड़ा आप देख सकते हो, जितना बड़ा सोच सकते हो, उतना बड़ा देखो और सोचो। जैसे पक्षी आकाश में उड़कर लौट कर नहीं आते और बीज मिट्टी में गिरकर ही पेड़ बन पाते हैं, वैसे ही सपनों को भी अपनी गति और उड़ान चाहिए, ठीक है। जैसे सौरभ है, सुगंध उड़ गई, पक्षी उड़ जाते हैं, और क्या है, बीज भी क्या, पेड़ कब बनते हैं? जब धरती में होते हैं। तो सपने भी साकार तब होते हैं जब उन्हें आंखों से देखते हैं, बड़ा बड़ा देखते हैं, लेकिन साकार करने के लिए उन्हें धरातल पर हम मेहनत करते हैं। सपने कभी ऊपर उठते हैं और कभी नीचे आते हैं, लेकिन उनका आना जाना उन्हें सुंदर बनाता है, ठीक है। कभी जैसे मान लीजिए हम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर रहे हैं तो सपने और बड़े होते जाएंगे, लेकिन अगर किसी चीज़ में हम हार गए तो वो सपने हमारे क्या होते हैं, हम कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं, तो वो सपने नीचे की तरफ, अरे थोड़ा सा कम सोचो, ये ऐसे होने लगता है। यदि उन्हें रोका जाए तो उनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अगर हम सपनों को ही रोक लें, जब हम कुछ बड़ा देखेंगे ही नहीं तो उन्हें पाने की कोशिश नहीं करेंगे, है कि नहीं। सपनों को खुला आकाश देना चाहिए ताकि वे अपनी पूरी चमक और रंग लेकर धरती को सुंदर बना सकें। जब हम कोई सपना देखते हैं, उन्हें साकार करते हैं, तो उससे सिर्फ हमारा जीवन नहीं संवरता, इससे पूरा समाज संवरता है और पूरा देश आगे बढ़ता है, और एक तरीके से ये धरती सुंदर बनती है, लोगों के रहने लायक बनती है, ठीक है। तो सपनों को कभी भी रोको या बांधो नहीं, ये बात ये
कविता में महादेवी वर्मा जी ने हमें समझाई है। ठीक है, अब इसी कविता पर आधारित हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, क्योंकि भाई प्रश्न तो सब्जेक्टिव ही आएंगे तो उन्हें भी समझना जरूरी है। चलिए देखते हैं, कविता में आग और धुएं का प्रतीक क्या दर्शाता है? बताया ना, आग धरती पे जलती है, धूम आकाश में मंडराता है। तो देखिए क्या है, आग और धुआं सपनों को गति दर्शाते हैं, यानी कि सपने की गति क्या है, कितनी बड़े सपने होने चाहिए, किस गति से होने चाहिए। आग धरती पर जलती है और धुआं आसमान में उड़ता है, वैसे ही सपने धरती से शुरू होकर नई ऊंचाइयों तक जाते हैं। कहाँ जाते हैं? नई ऊंचाइयों। तो शुरू धरती से हो रहे हैं, हम कहाँ, हम धरती पे हैं, ये आंखें ही तो सपना देख रही हैं, लेकिन वो पहुंचते कहाँ हैं? आकाश तक। क्यों? क्योंकि हम इतने बड़े बड़े सपनों को देखते हैं। नेक्स्ट है, कविता में सपनों को तारों और बादलों से क्या मिलता है? तारों से क्या मिलती है? रोशनी। बादलों से क्या मिलता है? रंग। है कि नहीं? तो चलिए देखिए क्या है, सपनों को तारों और बादलों से रंग और रोशनी मिलती है, वे उनसे प्रेरणा और सुंदरता लेकर धरती पर लौटते हैं और जीवन को बेहतर बनाते हैं। अब जैसे जैसे सपने बड़े होते हैं उसमें और चीज़ें जुड़ती हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आकाश में रंग होते हैं, रोशनी होती है, वो उन सपनों में मिलती है, और जब वो उस धरती पर लौटते हैं, यानी कि हमारी आंखों में जब वो पलते हैं तो क्या होता है? हम उन्हें साकार करते हैं, तब ये धरती और सुंदर और बेहतर बनती हुई चली जाती है। कविता में स्वर्ग बनाने का शिल्प से क्या मतलब है? इस धरती को स्वर्ग बनाना, शिल्प मतलब यानी कि उसको सुंदर बनाना, अच्छा बनाना, है ना। स्वर्ग बनाने का शिल्प का मतलब है सपने हमें धरती को सुंदर और बेहतर बनाने का तरीका सिखाते हैं, वे नई सोच और प्रेरणा देते हैं कि मतलब किस तरीके से इस धरती को हम बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है? हमें इन्हीं सपनों से मिलती है। कविता में सपनों को मुक्त गगन में विचरण करने का क्या महत्व है? मुक्त गगन यानी कि खुला, मुक्त मतलब क्या होता है? आजाद, आसमान में विचरण करना यानी घूमते रहने से क्या तात्पर्य है? सपनों को मुक्त गगन में विचरण करने से उनकी स्वतंत्रता का महत्व बढ़ता है, क्योंकि अगर हम उन्हें खुला उड़ने देंगे तो क्या होगा? वो बंधेंगे नहीं, बंधन में नहीं आएंगे, तो उन सपनों को पाने की लालसा हमारे अंदर जागेगी, और जो वो लालसा जागेगी तो जब उनको पाएंगे तो क्या होगा? धरती स्वर्ग सी सुंदर होगी, है कि नहीं। इससे वे नई ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, कविता में आरोहण और अवरोहण का क्या अर्थ है? आरोहण का मतलब हमने क्या चढ़ाया था? ऊपर चढ़ना। अवरोहण मतलब नीचे गिरना, है ना। तो सपनों का ऊपर चढ़ना और नीचे आना। आरोहण का मतलब सपनों का ऊपर उठना है और अवरोहण का मतलब नीचे आना है। कवित्री कहती है कि इन दोनों को ही नहीं रोकना चाहिए, यानी कि ना ही सपनों को ऊपर जाने से रोको और ना ही उन्हें नीचे आने से रोको, ताकि सपने अपनी पूरी चमक दिखा सकें। तो देखिए, ये सपनों का ऊपर उठना, ऊपर जाना, आरोहण होना, और नीचे आना मतलब अवरोहण होना, ये हमारी भावनात्मक इमोशनल कंडीशन पे डिपेंड होता है। जब हम बहुत खुश होते हैं तब हम सारी चीज़ों को जब अचीव कर रहे होते हैं तो हमारे सपने और बड़े होते जाते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ हमारे हाथ से छूट जाती है, हम उसे नहीं पा पाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अरे हमने इतने सपने क्यों देखे, तो वो नीचे आने लगते हैं। लेकिन जब वो नीचे आते हैं तब हम उन्हें दुगनी गति से और बड़े सपने देखने की भी हमें हिम्मत देते हैं। तो इसलिए कभी भी सपनों को ऊपर जाने और नीचे आने से नहीं रोकना चाहिए। ये बात कविता में साफ तौर पर हमें समझाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये था हमारा वन शॉट रिवीजन इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो जब भी एग्जाम्स हो फटाफट आप इन्हें रिवाइज कर सकते हो। चलिए, तो अब हम मिलेंगे अपने चैप्टर नंबर 8 के साथ में, जहां पर हम देखेंगे गद्य की एक नई विधा संवाद को। ठीक है, तो वो भी समझेंगे और बहुत ही प्यारी सी चीज़ को भी समझेंगे। तो तब तक आपको करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार, मिलेंगे हम कल। और तब तक आप करिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और हाँ, ई नोट्स और ई बुक्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए और नोट्स को प्राप्त करिए। हम मिलते हैं आपको अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।